जय हिंद सैनिकों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी आगामी अग्निवीर एग्जाम की खूब मन लगाकर आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के सेशन में भी हम हमारा नर्सिंग असिस्टेंट यानी कि एनए का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़ जाइए, तब तक हम हमारा आज का सेशन जो है वो ही शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन द ईयर 1885। यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि सन 1885 में हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बच्चों जिसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है दादा भाई नेहरू। बच्चों दादा भाई नेहरू की बात करें तो ये बाद में अध्यक्ष बने थे, ये बने थे सन 1886 में। याद रखिएगा आप, दादा भाई नेहरू जी सन 1886 में बच्चों अध्यक्ष बने थे। यदि हम बात करें अगले ऑप्शन की तो महात्मा गांधी बच्चों 1915 में भारत में आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी सन 1915 में भारत आए थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करें बच्चों तो यह भी बाद में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी जो है हमारे बाद में अध्यक्ष बने थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला बच्चों वो है हमारा वोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन सन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, वो वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ऑप्शन बी वोमेश चंद्र बनर्जी बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के कौन से भौगोलिक क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? विच ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स? यानी कि भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है बच्चों जिसे कि हम खनिजों का भंडार भी कहते हैं? यदि बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करें तो हिमालय पर्वत बच्चों इसे हम युवा पर्वत कहते हैं और इसमें जो होते हैं खनिज कम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें खनिज कम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है हिमालय नहीं हो सकता। यदि हम उत्तरी मैदान की बात करें बच्चों तो यह एक उपजाऊ भूमि है। उत्तरी मैदान क्या है? यह एक उपजाऊ भूमि है, तो यह भी इसका सही ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि हम तटीय मैदान की बात करें बच्चों तो यह जो है यह समुद्री क्षेत्र है, यह समुद्री क्षेत्र है, तो यह भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू। याद रखिएगा, भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो है बच्चों यह वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसे हम खनिजों का भंडार भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला बच्चों। और यह जो एरिया है यह मिनरल्स यानी कि खनिजों से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यह जो एरिया है यह मिनरल्स यानी कि खनिजों से भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में जितने भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the primary objective of constitution? यानी कि संविधान का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करें तो शासन के लिए नियम और सिद्धांत निर्धारित करना, बिल्कुल यह ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, आर्थिक नीतियों को परिभाषित करना, नहीं बच्चों, केवल आर्थिक नीतियों को परिभाषित नहीं करता है, तो ऑप्शन भी इसका सही आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन है सांस्कृतिक उत्सवों का निर्धारण करना, यह भी नहीं है। ऑप्शन डी धार्मिक प्रथाओं का विवरण देना, यह भी नहीं है। तो बच्चों ऑप्शन ए जो कि हमारा शासन के लिए नियम और सिद्धांत निर्धारित करना,
टू सेट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नेंस। तो ऑप्शन ए शासन के लिए नियम बनाना बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं मैं, सत्यम मराठा ने ऑप्शन ए कमेंट किया है, गोविंद कानपुर बिल्कुल। तो जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन ए शासन के लिए नियम और सिद्धांत निर्धारित करना या बनाना कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, कौन सा अनुच्छेद यानी कि कौन सा आर्टिकल अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण प्रदान करता है? विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यानी कि यदि कोई भी किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध होता है बच्चों, तो उसके लिए उसे कौन संरक्षण प्रदान करता है? यदि इसके ऑप्शन की बात करें बच्चों, तो अनुच्छेद 15 जो है बच्चों, यह जो है भेदभाव निषेध के लिए होता है। ठीक है, यह होता है भेदभाव निषेध। ठीक है, यदि हम अनुच्छेद 20 की बात करें बच्चों, तो यह जो होता है अपराधों में सुरक्षा प्रदान करता है। यह क्या करता है? अपराधों में सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हम बच्चों अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 की बात करें बच्चों, तो यह धर्म स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह धर्म स्वतंत्रता प्रदान करता है। और यदि हम अनुच्छेद 30 यानी कि आर्टिकल 30 की बात करते हैं बच्चों, तो यह जो होता है अल्पसंख्यक अधिकार होता है। यह अल्पसंख्यक को अधिकार प्रदान करता है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण प्रदान करता है बच्चों, तो वो है अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20। तो जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन भी अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20 कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, कैलाश मंदिर जो विश्व की सबसे बड़ी अखंड चट्टान संरचना है। याद रखिएगा आप, कैलाश मंदिर जो कि हमारे विश्व की सबसे बड़ी अखंड चट्टान संरचना है, किस गुफा में स्थित है? हमें क्या बताना है कि कैलाश मंदिर जो है बच्चों, जो कि विश्व की सबसे बड़ी अखंड चट्टान की संरचना है, वह किस गुफा में बच्चों स्थित है? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो एलोरा बच्चों, एलोरा और अजंता के अंदर चित्रकारी देखने को मिलती है। ठीक है, एलोरा और अजंता के अंदर बच्चों हमें ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं, इनके अंदर हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। एलिफेंटा के अंदर बच्चों, इसके अंदर शिव जी की मूर्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर हमें शिव जी की मूर्तियां देखने को मिलती है। और बादामी जो था बच्चों, इसके अंदर यह चालुक्य की गुफाएं होती है। चालुक्य गुफाएं। यदि बच्चों इसके ऑप्शंस की हम बात करें तो एलोरा की जो गुफाएं होती है बच्चों, ठीक है, एलोरा की गुफाओं के अंदर कैलाश मंदिर होता है। याद रखिएगा आप, एलोरा की गुफाओं के अंदर कैलाश मंदिर होता है। अजंता की गुफा के अंदर बच्चों जो है चित्रकारी हमें देखने को मिलती है, और एलोरा की गुफा के अंदर बच्चों हमें कैलाश मंदिर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला बच्चों वो है हमारा ऑप्शन है, यानी कि एलोरा की गुफाएं। याद रखिएगा आप, कैलाश मंदिर जो कि विश्व के सबसे बड़ी अखंड चट्टान संरचना है, वो हमें एलोरा की गुफा में स्थित, यानी कि हमें एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए एलोरा की गुफाएं इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा देश सन 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कि हम COP 31 कहते हैं, इसकी मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 31 इन 2026? यानी कि 2026 में बच्चों कौन सा देश जो होगा वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शंस की बात करें बच्चों तो भारत नहीं करेगा, तुर्की भी नहीं करेगा, ना ही जर्मनी करेगा। ऑप्शन ए ब्राजील,
याद रखिएगा बच्चों, COP31, ठीक है, एक सम्मेलन होता है जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। इसकी मेजबानी सन 2026 में बच्चों ब्राजील देश करेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ब्राजील इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत किस अन्य देश के साथ कर रहा है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हो, मैं आशा करता हूं सभी प्यारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2026 में जो T20 विश्व कप होता है जो कि भारत ने जीता है, उसकी मेजबानी भारत के साथ साथ अन्य किस देश ने की थी। तो फटाफट से आप सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूं। इसके ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, तो बांग्लादेश ने नहीं की थी, पाकिस्तान ने भी नहीं की थी, ना ही नेपाल ने की थी। ऑप्शन बी श्रीलंका। याद रखिएगा अब 2026 T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत के साथ साथ बच्चों श्रीलंका देश ने भी की थी। तो ऑप्शन बी श्रीलंका इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं सत्यम मराठा ने भी कमेंट किया बिल्कुल। तो जितने भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी श्रीलंका कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। बजट 2026 में शी मार्ट्स, शी मतलब हम महिलाओं यानी कि फीमेल्स को हम शी कहते हैं, ठीक है। शी मार्ट्स के शुभारंभ की घोषणा की गई, यह किसके द्वारा संचालित होगा? याद रखिएगा, इन द बजट 2026 द लॉन्च ऑफ शी मार्ट्स वाज अनाउंस्ड विच विल बी ऑपरेटेड बाय, यानी कि 2026 में जब भारत का 2026 का बजट पेश हुआ बच्चों, उसमें शी मार्ट के शुभारंभ की घोषणा की गई। अब यह जो शी मार्ट है बच्चों, यह किसके द्वारा संचालित होगा? इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो एनजीओ के द्वारा नहीं होगा, ना ही ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा होगा, ना ही यह केंद्र सरकार के द्वारा होगा। यह बच्चों, यह जो होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे हम स्व सहायता उद्यमी भी कहते हैं, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स यानी कि स्व सहायता उद्यमी बच्चों, इनके द्वारा संचालित होगा। तो ऑप्शन ए स्व सहायता उद्यमी बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने। वायुसेना के किसी व्यक्ति को शत्रु की उपस्थिति में वीरतापूर्ण कार्य हेतु कौन सा पदक दिया जाता है? विच मेडल इज अवॉर्डेड टू एन एयरफोर्स पर्सनल फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, यानी कि वायुसेना का बच्चों कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति को शत्रु की उपस्थिति में वीरतापूर्ण कार्य करने हेतु, यानी शत्रु की उपस्थिति में वो यदि कोई सा भी वीरता वाला कार्य करता है बच्चों, तो उसके कौन सा मेडल दिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस की बात करें बच्चों, तो नौसेना पदक नहीं होगा क्योंकि हमारी नौसेना को दिया जाएगा। सेना पदक भी नहीं है बच्चों, पद्मश्री भी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन ए वायु सेना पदक या वायु सेना मेडल। याद रखिएगा बच्चों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हो सकता है बच्चों आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है कि यदि कोई वायुसेना का व्यक्ति शत्रु की उपस्थिति में वीरतापूर्ण कार्य करता है तो उसे कौन सा मेडल यानी कि कौन सा पदक दिया जाता है? तो बच्चों उसे वायु सेना मेडल दिया जाता है। याद रखिएगा, आप उसे वायु सेना मेडल दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वायु सेना मेडल इस क्वेश्चन का बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है बच्चों कि भारतीय सेना का आधिकारिक मुख्यालय कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, भारतीय सेना का आधिकारिक मुख्यालय बच्चों कहां पर स्थित है? वेयर इज द ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने आया कि इंडियन आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का बच्चों मुख्यालय कहां पर उपस्थित है? इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो मुंबई में नहीं है, कोलकाता में भी नहीं, ना ही चेन्नई में। ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी
हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नई दिल्ली, यानी कि भारतीय सेना का मुख्यालय जो है बच्चों नई दिल्ली में उपस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। बच्चों ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा, और हो सकता है यह क्वेश्चन ऐसा कैसा आपको एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाए। तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा कि भारतीय सेना का मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली में उपस्थित है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, यहां से बच्चों हमारे मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है m इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 6 और n इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 6 किस गुणधर्म को दर्शाते हैं? यह दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स विच प्रॉपर्टी? यदि बच्चों हमें एक इक्वेशन दी गई, हमसे पूछा गया कि यह किस गुणधर्म को दर्शाते हैं। बच्चों यदि हम योग पर गुणा का वितरण गुणधर्म देखते हैं बच्चों, ठीक है, यदि हम जब भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी देखते हैं यानी कि वितरण गुणधर्म बात करते हैं बच्चों, तो यह बताता है कि किसी संख्या को दो संख्याओं के योग से गुणा करना, क्या बताता है कि किसी संख्या को दो संख्याओं के योग से गुणा करना उस संख्याओं को अलग अलग दोनों संख्याओं से गुणा करके उसके परिणाम को जोड़ने के बराबर होता है। इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक सामान्य सूत्र होता है। इसका सूत्र हम देखते हैं, वो सूत्र होता है बच्चों a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, यह इसका सूत्र है बच्चों। अच्छे से आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी, क्या होता है, इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू सी, ठीक है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे। यहां पे a कितना है बच्चों, a इज इक्वल टू 9 है, ठीक है, यहां पे कितना है, a इज इक्वल टू बच्चों कितना है 9 है। अगला देखिए बच्चों, इसका a की वैल्यू कितनी दी गई हमको इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू हमें 9 दी गई। तो हमें क्या करना है बच्चों, जहां जहां पे भी हमें a दिखाई देगा वहां पर हमें a की वैल्यू जो है 9 पुट करनी होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सबसे मेन जो खेल है बच्चों इसमें होता है फॉर्मूले का, ठीक है। यहां पर a जो है बच्चों 9 है, b जो है वो 4 है, b जो है 4 है, और c है बच्चों वो है हमारा 0। कितना है, c जो है बच्चों वो है हमारा 6, सॉरी। अब इन सभी की वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो m में 9 को m में हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर m में 9 को 4 प्लस 6 के योग से गुणा किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ में बच्चों n में 9 को 4 और 6 दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां देखेंगे हम m इज इक्वल टू, यहां पर क्या करेंगे हम 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। और n में हम क्या करेंगे 36 प्लस 54, 36 प्लस 54, तो ये हो जाएगा हमारा 90, यानी कि ये दोनों जो है बच्चों ये दोनों बराबर है। तो यह क्या है बच्चों, दोनों का उत्तर जो है समान है, इसलिए जो इस गुणधर्म की पुष्टि करता है कि यह जो है बच्चों यह वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव गुणधर्म को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों हमें दिया गया है कि 800 वाहनों में 120 जो है वो ट्रक है, ठीक है, 560 जो है वो सेडान कार है, और शेष बची हुई जितनी भी गाड़ियां बच्चों वो एसयूवी है। अगला वाहन एसयूवी होने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एसयूवी का नंबर ज्ञात करना है। हमें क्या करना है बच्चों, एसयूवी का नंबर ज्ञात करना है। अच्छा, हमें टोटल गाड़ियां कितनी दी गई है, टोटल गाड़ियां दी गई हमें 800, ठीक है। टोटल व्हीकल जो बच्चों कितने हैं 800, ठीक है। ट्रक्स और सेडान कितने यहां पर, ट्रक्स प्लस सेडान कितने यहां पर 120 ट्रक है और 560 जो है वो सेडान है, ठीक है। 120 ट्रक है और 560 सेडान है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 680, ये हो जाएगा हमारा 680। हमने क्या किया, ट्रक और सेडान दोनों को प्लस कर लिया। अब एसयूवी का क्या हो जाएगा बच्चों, यदि हम एसयूवी की बात करें तो 800 में से हम क्या करेंगे, 800 माइनस 680, क्या करेंगे
800 माइनस 680 कितना बचेगा? यह बचेगा हमारा 120। कितना बचा हमारा? 120। हमने क्या किया, कुल में से ट्रक और सेडान की जो मात्रा थी बच्चों, उसको हमने क्या किया, माइनस कर लिया। अब क्या करा हमने, 800 में से 680 को माइनस कर लिया बच्चों, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 120। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, यानी हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता निकालेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, एस यू वी, ठीक है, एस यू वी को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एस यू वी अपॉन टोटल व्हीकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एस यू वी अपॉन टोटल व्हीकल्स, यानी कि कुल गाड़ी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 120 अपॉन 800। ये हो जाएगा हमारा 120 अपॉन में 800। अब इसको जब आगे सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा एस यू वी इज इक्वल टू 12 अपॉन 80। हमने क्या किया, 0 से 0 को काट दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 अपॉन में 80 है। जिसको और सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 20, ठीक है, 3 अपॉन 20। और इसको बच्चों और आगे हम सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.15। तो ऑप्शन ए 0.15 जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। यानी कि 800 वाहनों में से जो 120 ट्रक थे, 560 सेडान और शेष जो थी एसयूवी थी, उसमें अगला वाहन एसयूवी होने की जो प्रायिकता थी बच्चों, वो थी हमारे 0.15%। तो ऑप्शन ए 0.15% बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों आंसर है हमारा 0.15। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक थैली में बच्चों 5 लाल और 3 नीली गेंद है, ठीक है। थैली ए में 5 लाल और 3 नीली गेंद है, थैली बी में 4 लाल और 6 नीली गेंद है। तो ए से लाल और बी से नीली गेंद निकलने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें 2 बैग दिए गए बच्चों, बैग ए और बैग बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम बैग ए, यानी कि बैग ए में से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है बच्चों? टोटल बॉल कितनी है ए में, टोटल बॉल्स इन बैग ए कितनी है? हमें कुल 5 गेंदे बैग ए में दी गई है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 5 + 3 तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8, ठीक, कितना हो जाएगा ये हमारा 8। यदि हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 5/8, ये हो जाएगा हमारा 5/8। ये हो जाएगी हमारी रेड ए में से निकलने की असंभावना। यदि हम बात करें बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू किससे, हमने पहले क्या करा, प्रोबेबिलिटी बैग ए में से रेड का देख लिया। अब हम क्या करेंगे, बैग बी में से ब्लू का देखेंगे, ब्लू फ्रॉम बैग बी, बैग बी में से ब्लू की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? बी में टोटल कितनी है, टोटल गेंद हमें दी गई है 4 नीली और 6 वो, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 4 + 6 तो ये हो जाएगी हमारी 10। कितनी हो गई हमारी, 10 बॉल्स कुल हो गई बच्चों। यदि हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ब्लू बी की, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों हमारी 6/10 यानी कि 6/10, ये हो जाएगी हमारी 6/10। यदि हम इसको और सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहां पर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी कि दोनों की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी को मिला देंगे। क्या करेंगे हम, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, रेड ए और ब्लू बी, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर, रेड ए, ठीक है, और ब्लू बी एंड ब्लू बी, ठीक है, रेड ए एंड ब्लू बी। तो क्या हो जाएगा, रेड ए इंटू ब्लू बी, ठीक है। हमने क्या करेंगे, रेड ए इंटू ब्लू बी, तो ये कितना है 5/8 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 5/8 इंटू 3/5। जब हम बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3/8, ठीक है। तो ऑप्शन सी
3/8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जितने भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन सी कमेंट किया यानी कि 3/8 उन सभी बच्चों का आंसर है बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, हमें दी गया E इज इक्वल टू साइन टू 30 डिग्री कॉस टू 30 डिग्री अपॉन में टेन टू 30 डिग्री माइनस कोट टू 30 डिग्री। यदि बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू निकाले बच्चों तो साइन 30 की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। यहां पर हमें साइन स्क्वायर दिया गया तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा हमारा? 1/4। क्यों? क्योंकि हमें साइन स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हम निकालते हैं बच्चों, तो कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। यदि हम इसका स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3/4। ये हो जाएगा हमारा 3/4। यदि हम tan 30 की निकालते बात करें बच्चों तो tan 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। यदि हम इसका भी स्क्वायर देखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये हो जाएगा हमारा 1/3। और cot 30 की यदि हम बात करें बच्चों तो cot 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। कितनी होती है? √3। यदि हम इसका भी स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे बच्चों? इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? E इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 माइनस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है? 3/4 अपॉन 3/4 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, 1/3 और माइनस 3। ठीक है, हमने क्या किया? ये जो हमारी वैल्यू थी इनको इन सभी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन वैल्यू रख दी। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, यदि हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -2/4। क्या मिलेगा? यदि हम इसको सोल्व करेंगे हमें मिलेगा -2/4 और इधर अपॉन में हो जाएगा इसका 1 - 9। ठीक है, ये 3 3 9 तो जाएगा हमारा 1 - 9/3। ठीक है, यदि हम इसको और सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा -1/2 और इसके नीचे हमें मिलेगा -8/3। -8/3। हम इसको और थोड़ा आगे सोल्व करेंगे बच्चों तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1। कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और इंटू -3/8। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3/16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3/16। हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, सबसे पहले हमने साइन 30 की वैल्यू ली। ठीक है, कितनी थी? 1/2। हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर दिया गया तो हमने इसे 2 से इंटू करा दिया, हो गया 1/4। ऐसे हमने हर एक की वैल्यू देखी, उसको मल्टीप्लाई करा और इस इक्वेशन में सिंपल सा उन वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई करा और सोल्व करा तो हमें क्या मिला? 3/16। तो ऑप्शन है 3/16 बच्चों इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हमें दिया गया है, हमें मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू f(2x²) √t3 + 1dt। हमें कैलकुलस की बच्चों यदि हम बात करें बच्चों तो चित्र में हमें फलन, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, फलन की प्रतिबिंदु f(x) पे कितनी दी गई है? x²/2 जो कि अवकलन का हमसे मान पूछा गया है बच्चों। तो हमें f(x) की एक वैल्यू दी गई है, हमें क्या करना है बच्चों? इसे हल करने के लिए हमें लाइबनिज इंटीग्रल नियम यानी कि कैलकुलस का जो सबसे बेसिक नियम बच्चों जिसे हम लाइबनिज इंटीग्रल नियम कहते हैं। ठीक है, लाइबनिज का एक इंटीग्रेशन का बच्चों बहुत ही बेसिक नियम है, उसका उपयोग करते हैं। यह नियम क्या कहता है? यह कहता है d/dx। ठीक है, हम क्या करना है यहाँ पे? हमें यहाँ पर d/dx यूज करना है बच्चों और यहाँ पर हमें करना है इसका मान रखना है x²2। हमें क्या करना है? इसका मान रखना है x²2। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा हमारा ft/dt। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम ft/dt इज इक्वल टू fg
इज इक्वल टू एफ जी, हमें इसके अंदर बच्चों इसकी वैल्यू पुट करनी थी, हो जाएगा एफ जी एक्स पॉइंट जी, इसके बाद होगा जी एक्स। ठीक है, तो हमें सिंपल सा इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। यदि हम इसका समाधान निकालेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, यदि इसका अवकलन करते हैं एफ एक्स में इसकी वैल्यू रखते हैं, तो यदि हम इसमें एफ एक्स वैल्यू रखेंगे बच्चों तो अवकलन में क्या होगा बच्चों, मान प्रतिस्थापित होगा, यानी कि एफ इज इक्वल टू यहां पर हम एफ एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा एफ एक्स, क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 1। हमने क्या किया यहां पर इसकी वैल्यू रख दी एफ स्क्वायर क्यूब प्लस 1 प्लस डी बाय डी एक्स, कितना हो जाएगा हमारा प्लस डी बाय डी एक्स, और इधर हो जाएगा हमारा बाहर एक्स स्क्वायर, बाहर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। यदि हम और सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, और इसको और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा इसके आगे हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका मूल्यांकन करेंगे x इज इक्वल टू 2, इवेल्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 2। हम यहां पर इवेल्यूट करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा f2, जहां पे बच्चों हमें x दिया गया है वहां पर हम 2 को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर था बच्चों, तो वहां पर हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 1 और 2 इंटू 2। ठीक है, यहां पर एक्स की पावर 6 होगी। ठीक है, और सोल्व करेंगे बच्चों आगे, तो इसको हम और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा f2। ठीक है, और इसको जब अंदर सोल्व करेंगे हो जाएगा 64 प्लस 1.4, और थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा f2 और रूट 4/65, 4√65 बच्चों। तो ऑप्शन डी 4√65 यानी कि ऑप्शन डी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया है उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर कब स्थिर रहता है, व्हेन डज साइन आई अपॉन साइन आर रिमेन कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर जो है बच्चों कब स्थिर रहता है, तो याद रखिएगा बच्चों स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन आर कांस्टेंट कब रहता है, जब सेम मीडियम हो और सेम कलर हो। कब होगा, जब सेम मीडियम हो एंड सेम कलर हो। क्या होगा, जब सेम मीडियम हो बच्चों और सेम कलर हो बच्चों, तो कोई भी माध्यम नहीं होगा, केवल गैसे भी नहीं होगा, केवल ठोस भी नहीं होगा, समान दो माध्यम और समान रंग, यानी कि सेम पेयर ऑफ मीडिया एंड सेम कलर। तो ऑप्शन डी बच्चों इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व किसे दर्शाता है, व्हाट डज द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का बच्चों घनत्व जो होता है वो किसे दर्शाता है। बच्चों यदि हम बात करें तो लाइंस जितनी पास पास होती है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। याद रखिएगा आप, लाइंस जितनी पास पास होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, जितनी चुंबकीय लाइन बच्चों पास पास में होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऑप्शन ए जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। साइज नहीं होता है, ठीक है, चुंबक का आकार नहीं होता बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है बच्चों वो होती है वो टेंजेंट से मिलती है। ठीक है, और ऑप्शन डी क्षेत्र
शेप वो भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु समान गति से नहीं चलती तब क्या सही है? When an object does not move with uniform speed, what is true? हमसे क्या पूछा गया, यदि कोई भी एक वस्तु बच्चों समान गति से नहीं चलती है तब क्या सही है? आपको बच्चों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु समान गति से नहीं चलती तब उस स्टेट में उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, गति समान रहती है? नहीं बच्चों, गति समय के साथ बदलती है। याद रखिएगा बच्चों, स्पीड जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, कभी भी गति समान नहीं बदलती, समान नहीं रहती। वस्तु भी चलती है, गति हमेशा अधिक होती नहीं, गति समय के साथ बदलती है, यानी कि स्पीड चेंजेस विथ टाइम। तो ऑप्शन ए गति समय के साथ बदलती है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, ध्वनि निर्वात यानी कि वैक्यूम से क्यों नहीं गुजर सकती? वाई साउंड कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम, यानी कि निर्वात या वैक्यूम के साथ बच्चों ध्वनि बदल क्यों नहीं सकती, यानी कि क्यों नहीं गुजर सकती। हमको पता है बच्चों कि साउंड जो होता है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करता। तो क्यों नहीं करता बच्चों? ध्वनि या साउंड जो है बच्चों यह एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, यह एक मैकेनिकल वेव है और इसे गुजरने के लिए बच्चों, इसे आगे बढ़ने के लिए कुछ एक माध्यम की सहायता चाहिए, यानी कि इसे आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग यानी कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ध्वनि बच्चों एक मैकेनिकल वेव है और इसे ट्रांसफर यानी कि आगे बढ़ने के लिए, ट्रेवल करने के लिए बच्चों एक मीडियम की आवश्यकता होती है। इसी वजह से बच्चों ध्वनि निर्वात यानी कि वैक्यूम में गुजर नहीं सकती। तो ऑप्शन ए मैकेनिकल वेव, ध्वनि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी हमारे बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत किसके निर्धारण में उपयोगी है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, अर्कमणि का सिद्धांत बच्चों किसमें किसके निर्धारण में उपयोगी है? यदि हम बात करें बच्चों तो अर्कमणि का सिद्धांत जो है, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, यह डेंसिटी निकालने में काम में आता है। ठीक है, यह जो होता है यह किसी भी एक पदार्थ की डेंसिटी यानी कि घनत्व निकालने में काम आता है। यह द्रव्य का ऊष्मा स्तर निकालने में काम नहीं आता, प्रकाश का वेग निकालने में नहीं आता, ना ही विद्युत आवेश में आता। यह बच्चों पदार्थों का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालने में काम आता है। तो ऑप्शन बी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी कमेंट किया है पदार्थों का घनत्व, उन सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव पेट में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से शुरू होता है? ठीक है, मानव हमारे पेट में बच्चों प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? बच्चों आपको याद होगा हमने एक ट्रिक याद की थी, पीपी। ठीक है, यानी कि प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। हमने एक ट्रिक याद की थी बच्चों, पीपी, यानी कि प्रोटीन का पाचन बच्चों पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन का सही आंसर नहीं, लार ग्रंथि भी नहीं है, लार एमाइलेज भी नहीं है, अग्नाशयी। ऑप्शन बी पेप्सिन, इट डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है बच्चों यह प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा आप ऑप्शन बी पेप्सिन बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। इसके दूसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन जो होता है बच्चों यह इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ठीक है, यदि हम सिलेवरी एमएलएस की बात करें बच्चों तो यह स्टार्च को पचाता है। ठीक है, लाइपेज होता है बच्चों यह फैट्स को यानी कि वसा को पचाने का कार्य करता है।
ठीक है, तो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है बच्चों पेप्सिन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पेट में प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो आपको याद रखना है पीपी, यानी कि प्रोटीन जो होता है बच्चों पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पचता है। तो ऑप्शन बी पेप्सिन बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। कमेंट सेक्शन में सत्यम मराठा ने बी कमेंट किया बिल्कुल, सागर ने भी बी कमेंट किया बिल्कुल। तो जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी पेप्सिन कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय की प्राथमिक संरचना क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स? हमारे फेफड़ों के अंदर गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, मुख्य रूप से उसकी प्राथमिक संरचना क्या है? यदि बच्चों इसके ऑप्शन देखते हैं हम, तो ब्रोंकी या श्वसनी का कार्य होता है बच्चों एयर को पैसेज करना, इसका कार्य होता है एयर पैसेज का। ठीक है, ट्रेकिया या श्वास नली बच्चों एक पाइप होता है, तो यह भी नहीं है। ठीक है, वायु कोष्टिका हमने कल की क्लास में भी इसकी बात की थी। एल्वियोली बच्चों जो होता है यह गैस के एक्सचेंज में काम आता है, यानी कि गैसों के आदान प्रदान में बच्चों वायु कोष्टिका। और डायफ्रेम जो होता है बच्चों यह ब्रीथिंग के समय काम आता है। और हमसे गैस का विनिमय पूछा गया, यानी कि गैसियस एक्सचेंज की बात करें बच्चों, तो हमारी वायु कोष्टिका जिसे हम एल्वियोली भी कहते हैं, यह गैस के एक्सचेंज में सहायता करती है। तो ऑप्शन सी वायु कोष्टिका, जिन भी हमारे बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक किस रक्त वाहिका से जाता है? विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? ऐसा रक्त बच्चों जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई हो, यानी कि ऑक्सीजन मिली हुई हो, वह जो रक्त होता है बच्चों फेफड़ों से हृदय तक किस रक्त वाहिका से जाता है? बच्चों इसके ऑप्शन की बात करें हम, तो फुसफुस धमनी जो होती है बच्चों यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। हमारी फुसफुस धमनी से हम पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं बच्चों, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। फुसफुसीय शिरा जो होती है बच्चों यह ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। वेन कावा जो होती है बच्चों यह बॉडी टू हार्ट ले जाती है, रक्त को बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती है। और आटा जिसे हम महाधमनी कहती है बच्चों यह हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाती है। और हमसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पूछा, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का पूछा है, तो वह बच्चों फुसफुसीय शिरा के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी पल्मोनरी वेन जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारीदार एवं स्वैच्छिक नियंत्रण वाली मांसपेशियां कौन सी है? विच मसल आर स्ट्रेटेड एंड अंडर वॉलंटरी कंट्रोल? यानी कि धारीदार और स्वैच्छिक नियंत्रण। स्वैच्छिक नियंत्रण यानी बच्चों ऐसी एक्टिविटी जो हम हमारी इच्छा से करते हैं, तो वह कौन सी मसल होती है बच्चों? तो वह जो होती है वो होती है हमारी स्केलेटन मसल, यानी कि कंकालीय मांसपेशियां। याद रखिएगा बच्चों, चिकनी मांसपेशियां जो होती है बच्चों यह इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, ये जो होती है हमारी इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, हृदय जो मांसपेशियां होती है बच्चों यह हार्ट में होती है। कंकालीय मांसपेशियां जिसे हम स्केलेटन मसल भी कहते हैं बच्चों यह वॉलंटरी कंट्रोल होती है, यानी कि हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां होती है। और इंटरनल यानी कि आंतरिक मांसपेशियां भी नहीं है। तो ऑप्शन सी बच्चों कंकालीय मांसपेशियां यानी कि स्केलेटन मसल इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा कोहनी का जोड़ होता है जिसे हम एल्बो जॉइंट भी कहते हैं, केवल एक ही दिशा में गति क्यों करता है? Why does the elbow joint move in only one plane? ठीक है, हमारा जो कोहनी के जॉइंट की बात करें बच्चों तो यह केवल एक ही दिशा में क्यों गति करता है? यदि बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो हमसे क्या पूछा गया है कि यह जो है बच्चों यह केवल एक ही दिशा में गति करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हिंज जोड़ यानी कि
कब्जे के आकार का जॉइंट होता है बच्चों। आपने देखा होगा दरवाजे के अंदर कब्जे लगते हैं साइड में, जिससे कि दरवाजा होता है एक ही दिशा में गति करता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों हमारी कोहनी में भी एक जॉइंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट, जिसकी वजह से बच्चों केवल एक ही दिशा में गति यानी कि मूवमेंट संभव हो पाता है। तो याद रखिएगा आप ऑप्शन सी हिंज जॉइंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलन बिगड़ने और समन्वय में कठिनाई किसके क्षतिग्रस्त होने से होती है? लॉस ऑफ बैलेंस एंड डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन अकर्स ड्यू टू डैमेज ऑफ विच पार्ट? हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा जो होता है बच्चों वह डैमेज होने पर हमारा संतुलन बिगड़ता है और हमारी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें दिक्कतें आती है। तो बच्चों सेरिब्रम की हम बात करें बच्चों, सेरिब्रम हमें मुख्य रूप से सोचने में सहायता करता है यानी कि थिंकिंग। ठीक है, सेरिब्रम जो होता है बच्चों ये हमें सोचने यानी कि थिंकिंग में सहायता करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो बच्चों यह हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जो हमारी इच्छा से संभव नहीं यानी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पाइनल कॉर्ड बच्चों रिफ्लेक्स में काम करती है। ठीक है, जिसे हम अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम जो होता है बच्चों यह हमारी बॉडी में संतुलन यानी कि बैलेंस प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। याद रखिएगा आप ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रजाति से अनेक प्रजातियों का विकास क्या कहलाता है? एक प्रजाति से बच्चों अनेक प्रजातियों का विकास क्या कहलाता है? तो बच्चों वह कहलाता है इवोल्यूशन। क्या कहलाता है? वह कहलाता है बच्चों इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यह जब एक प्रजाति बच्चों दूसरी प्रजाति में अडाप्ट होती है तो बच्चों होता है हमें एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी अनुकूली रेडिएशन बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही होने वाला है। एडेप्टिव रेडिएशन यानी कि अनुकूली विकिरण बच्चों एक स्पीशीज कई नई स्पीशीज को जन्म देती है। याद रखिएगा आप एक स्पीशीज कई नई स्पीशीज को जन्म देती है। तो ऑप्शन बी अनुकूली विकिरण बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या स्तर पर विकास किसमें परिवर्तित है? इवोल्यूशन एट द पॉपुलेशन लेवल इज चेंज इन। जनसंख्या स्तर पर बच्चों विकास यानी कि इवोल्यूशन जो है वह किस में परिवर्तित है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है बच्चों वो है हमारा जीन फ्रीक्वेंसी यानी कि पीढ़ियों में जीन आवृत्ति। ठीक है, जनसंख्या स्तर पर यदि हम बात करें बच्चों तो इस विकास जो है हमारा इवोल्यूशन है वो जीन फ्रीक्वेंसी ओवर जनरेशन यानी कि पीढ़ियों में जीन आवृत्ति पर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन ए बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी का कारक क्या है? टीबी रोग बच्चों किसकी वजह से होता है? तो बच्चों टीबी रोग की यदि हम बात करें तो यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ठीक है, टीबी रोग जो है बच्चों यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया से होता है। याद रखिएगा टीबी रोग एक जीवाणु यानी कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन सी जीवाणु या बैक्टीरिया इस क्वेश्चन का बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालतू जानवरों का चयनात्मक प्रजनन मुख्यतः किस लिए किया जाता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज मेनली डन फॉर। पालतू जानवरों का बच्चों सिलेक्टिव यानी कि चयनात्मक जो उनका प्रजनन होता है वो मुख्य रूप से बच्चों किस लिए किया जाता है? बच्चों वह किया जाता है इच्छा अनुसार ब्रीडिंग पाने के लिए यानी कि उत्पादकता व रोग प्रतिरोधकता सुधारने के लिए। ठीक है, क्यों किया था बच्चों? वह मुख्य रूप से किया जाता है प्रोडक्टिविटी प्लस डिजीज रेसिस्टेंस यानी कि नई उत्पादकता और रोग प्रतिरोधकता सुधारने के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नई फसल किस्मों के क्षेत्र परीक्षण यानी कि फील्ड ट्रायल्स क्यों किए जाते हैं? वाई आर फील्ड ट्रायल्स ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज कंडक्टेड, यानी कि नई फसल जो होती है बच्चों उनके क्षेत्र परीक्षण यानी कि फील्ड ट्रायल्स बच्चों क्यों किए जाते हैं? तो बच्चों वो किए जाते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। क्यों वो किए जाते हैं बच्चों? स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता की जांच करने के लिए। तो ऑप्शन सी वांछनीय लक्षणों की स्थिरता जांचने के लिए इस क्वेश्चन का बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक व अजैविक कारकों का समूह जो जीव को प्रभावित करता है क्या कहलाता है? द कलेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स की यदि हम बात करें बच्चों तो हमारे जीवित और अजीवित यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स को हम बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं बच्चों। जो एक ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं उसे हम कहते हैं पर्यावार यानी कि हैबिटेट। एक जीव बच्चों जहां पर रहता है यानी कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट बच्चों वो उसका पर्यावास यानी कि हैबिटेट कहलाता है। तो ऑप्शन डी हैबिटेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल्स पर ऊर्जा क्यों घटती है? वाई डस एनर्जी डिक्रीज एज डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, यानी कि पोषण स्तरों पर बच्चों ऊर्जा हमेशा क्यों घटती है? बच्चों जब जब ऊर्जा घटती है तो ट्रॉपिक लेवल पर सीधा प्रभावित करती है, यानी कि एनर्जी लॉस एज हीट, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा घटती है। याद रखिएगा पोषण स्तरों पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। तो याद रखिएगा आप ऑप्शन बी एनर्जी लॉस एज हीट बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। तो जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र की कुल जैव विविधता क्या कहलाती है? द टोटल बायोलॉजिकल वैरायटी ऑफ एरिया इज कॉल्ड एज। किसी क्षेत्र की कुल जैव विविधता बच्चों क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। तो ऑप्शन सी जैव विविधता इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनों की कटाई से बाढ़ का खतरा क्यों बढ़ता है? वाई डस डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ। बच्चों जब भी वनों की कटाई होती है तो क्या होता है? रूट्स हटने से बच्चों सोइल इरोजन होता है। क्या होता है? रूट्स हटने से सोइल इरोजन होता है जिससे कि फ्लड यानी कि बाढ़ आती है। याद रखिएगा आप रूट हटने से यानी कि जड़ों के हटने से मृदा अपरदन यानी कि सोइल इरोजन होता है बच्चों जिससे कि बाढ़ आती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Mg+1 और इक्विवेलेंट ऑफ O2, ठीक है, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Mg+1 और 1+1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 कितने इक्विवेलेंट MgO का बनाएगा? बच्चे याद रखिएगा आप जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट इक्विवेलेंट्स होते हैं। याद रखिएगा जितने रिएक्टेंट, तो हमारे कितने रिएक्टेंट है? पहला है मैग्नीशियम, दूसरा है हमारा O2। तो बच्चों यह कुल मिलाकर कितने? 2। याद रखिएगा आप यह कुल मिलाकर 2 समतुल्य यानी कि 2 इक्विवेलेंट्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जितने हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, जितने हमारे अभिकारक होते हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी 2 जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्षारणिज्म कोरोजन भी कहते हैं किसके लिए? कौन सी गैस जिम्मेदार है? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन? कोरोजन के लिए बच्चों कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन। कोरोजन का एग्जाम्पल बच्चों जंग लगना। लोहे पर जंग कब लगती है? जब लोहा जो होता है बच्चों हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और जंग का निर्माण करता है। तो संक्षारण के लिए बच्चों ऑक्सीजन जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूलैंड का आवर्त नियम कौन सा था? विच वॉज न्यूलैंड पीरियोडिक लॉ? विच वॉज न्यूलैंड्स पीरियोडिक लॉ यानी कि बच्चों न्यूलैंड का आवर्त का नियम क्या? बच्चों न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम, इन्होंने क्या बताया था बच्चों कि पहले तत्व के बाद में 7 और तत्व आते हैं और उसके बाद जो 8वें नंबर का तत्व होता है यानी कि पहला तत्व और 8वां तत्व जो था बच्चों ये दोनों समान गुण धर्म को दर्शाते हैं, यानी कि इन दोनों की सेम प्रॉपर्टीज होती है।
ठीक है, न्यूलैंड ने क्या बताया, न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में यह बताया था कि पहला तत्व और आठवां तत्व जो था बच्चों एक दूसरे से समानता को दर्शाता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक रूल यानी कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। क्वेश्चन नंबर 39, सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? सोडियम की परमाणु संख्या होती है बच्चों 11, ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं एस सब शेल में आता है बच्चों, तो यह एस ब्लॉक का एलिमेंट है। याद रखिएगा आप, जिस भी किसी एक तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आता है वह उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमने सोडियम का देखा, परमाणु संख्या 11 थी, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा हम नहीं है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका एस सबशेल में जा रहा था, तो सोडियम जो है बच्चों एस ब्लॉक का तत्व है, तो ऑप्शन ए एस ब्लॉक जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप नंबर 17 में सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस किसकी है? विच एलिमेंट हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप 17? बच्चों जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है बच्चों, रेडियस बढ़ती है। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नहीं ब्रोमीन, एस्टेटिन, ठीक है, और अंटी, ठीक है, ये हमारा ग्रुप नंबर 17 होता है बच्चों। इसके अंदर जो सबसे आखिरी वाला तत्व होगा, ठीक है, कौन सा होगा बच्चों, वो होगा हमारा ऑप्शन डी एस्टेटिन, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 17 में सर्वाधिक परमाणु त्रिज्या एस्टेटिन की होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं परमाणु का साइज बढ़ता है, और परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या है? परमाणु के नाभिक से सबसे बाहरी कक्ष की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। तो जैसे जैसे आप समूह में नीचे आएंगे बच्चों, हमें क्या मिलेगा? हमें उस तत्व की त्रिज्या बढ़ती हुई मिलेगी। तो एस्टेटिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत ऋणात्मकता का पैमाना नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल नहीं है? तो पॉलिंग स्केल भी है बच्चों, मोलिकन जेफी स्केल भी है, एलेट रोके स्केल भी है, पर अरेनियस का स्केल नहीं है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया? नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि ये सारे हैं और ऑप्शन सी नहीं है, तो अरेनियस स्केल नहीं है, तो ऑप्शन सी यह जो है बच्चों यह एसिड बेस थ्योरी है। याद रखिएगा यह क्या है? यह अम्ल क्षार सिद्धांत है, ठीक है, यह अम्ल क्षार सिद्धांत है बच्चों, यह स्केल नहीं है, तो ऑप्शन सी अरेनियस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों? क्योंकि हमसे नहीं है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसों के दाब और विलेयता का संबंध किस नियम से समझाया गया है? द रिलेशनशिप बिटवीन गैस प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय विच लॉ? गैस का दाब और विलेयता का संबंध किस नियम से समझाया गया है बच्चों? तो हेनरी का नियम, याद रखिएगा आप, हेनरी ने एक नियम दिया था बच्चों, उन्होंने क्या बताया था? जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे बच्चों वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हेनरी का नियम क्या करता है? गैस के दाब और विलेयता का संबंध दर्शाता है, तो ऑप्शन है हेनरी का नियम बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निलंबन जिसे हम सस्पेंशन भी कहते हैं वह कैसा पदार्थ है? व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज अ सस्पेंशन? निलंबन या सस्पेंशन बच्चों किस तरह का पदार्थ है? तो वह बच्चों एक विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है। विषमांगी वह पदार्थ है बच्चों जिसमें कि जितने भी पदार्थ आप मिलाते हैं वह एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, उन पदार्थों को या उस मिश्रण को हम कहते हैं बच्चों विषमांगी। तो ऑप्शन बी हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CuO प्लस H2 इधर बना Cu प्लस H2O की अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकरण यानी कि अपचयित होता है? जिस भी अभिक्रिया में बच्चों ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम ऑक्सीडाइज कहते हैं, और ऑक्सीजन निकलती है उसे हम अपचय यानी कि रिड्यूस रिडक्शन भी कहते हैं। जिस भी अभिक्रिया में बच्चों ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है उसे हम रिडक्शन भी कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें CuO जो है वो क्या होगा? वो रिड्यूस होगा, और H2 जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा।
इसमें क्या होगा, इसमें CuO जो है बच्चों ये रिड्यूस होगा, ठीक है, और H2 जो है बच्चों वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑक्सीडाइज। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस के जलने पर ऑक्सीजन किसमें अपचयित रिड्यूस होती है? जब प्राकृतिक गैस जलती है बच्चों तो ऑक्सीजन जो होती है वो किसमें रिड्यूस यानी किसमें अपचयित होती है? तो बच्चों वो होती है जल में, वो होती है H2O में। याद रखिए, अब ऑक्सीजन जब भी रिड्यूस होती है तो होती है वो H2 यानी कि जल में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए पानी या H2O बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? बच्चों जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो होता है हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वो होता है हमारा ब्यूटेन। इसके अंदर बच्चों सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और यह जो है बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन सी ब्यूटेन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक दाब व तापमान पर कार्बन क्या बनता है? जब टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा तो कार्बन क्या बन जाएगा? जब भी हाई टेम्परेचर होगा बच्चों और हाई प्रेशर होगा तब हम कार्बन जो है वो डायमंड यानी कि हीरे में बदल जाता है। याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा तो कार्बन हीरे बनाता है। तो ऑप्शन बी डायमंड या हीरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 18 और द्रव्यमान संख्या 34 वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन एटम विथ एटॉमिक नंबर 18 एंड मास नंबर 34? परमाणु संख्या 18 है और परमाणु भार कितना बेटा उसका 34, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी कि जितने एटॉमिक नंबर की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, ठीक है। तो यहां पर एटॉमिक नंबर 18 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 18। तो ऑप्शन सी 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, अब जितने उस तत्व की परमाणु संख्या होती है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बच्चों उसके अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन को परमाणु के कण में किसने प्रस्तुत किया? हु रिप्रेजेंट प्रोटॉन एज एन एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन के खोजकर्ता की बात करें बच्चों तो वो है हमारे रदरफोर्ड, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की थी, उन्होंने परमाणु कण के रूप में प्रोटॉन को प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। तो कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी जिन्होंने भी कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परमाणु की संयोजिता यानी कि वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 4 6। इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2। तो इसकी जो संयोजिता होगी बच्चों हो जाएगी 2। तो ऑप्शन ए 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी आज की क्लास के 50 क्वेश्चन पूरे समाप्त होते हैं, ठीक है। मैं आशा करूंगा हमेशा की तरह आप सभी इन क्वेश्चन को भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और बार बार इन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो विशेषकर अच्छे से आप इन सभी क्वेश्चंस का जितने भी हम मॉडल पेपर कर रहे हैं, जीडी का हो चाहे एनए का हो, इन सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को आप अच्छे से बार बार रिविजन कर लीजिए ताकि आपके लिए बेहतर रहेगा और आपका जो सपना है मिशन वर्दी का और अपने माता पिता को वर्दी में दिखाने का, यानी कि माता पिता का जो सपना है आपको वर्दी में देखने का, उसको आप बिल्कुल ही पूरा करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।